Torque on a current loop placed in a uniform magnetic field. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली फिर प्रिंसिपल भी बनता है गैल्वानोमीटर का। तो इसके बाद चूंकि गैल्वानोमीटर में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल गैल्वानोमीटर का यही क्वेश्चन बनता है। तो अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें एक सिंपल कंडक्टर था, स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अकेला कंडक्टर है ना, सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स हाउ मच। तो वो आपने पिछले लेक्चर में निकाला कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज आई एल क्रॉस बी। पिछले लेक्चर में निकाला ये आपने, वेयर आई इज करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच द कंडक्टर इज प्लेस्ड। तो अब यहाँ पर एक कंडक्टर नहीं है बल्कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, नाउ दैट फॉर्म्स ए लूप। जो लूप होगा ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ एक रेक्टेंगुलर करंट लूप लिया। तो ये जो रेक्टेंगुलर करंट लूप है बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्ट्रेट कंडक्टर्स। अगर आप देखेंगे ये एक कंडक्टर माना जाएगा पी एस, इस तरह पी क्यू एक कंडक्टर माना जाएगा, क्यू आर देन आर एस, सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंडक्टर। तो सिंपली आप ये भी बता सकते हैं कि पहले हम इस कंडक्टर की बात करेंगे, ये कंडक्टर दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखेंगे ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाय यूजिंग द प्रीवियस, ठीक है ना, रिजल्ट जो हमने पिछले लेक्चर में निकाला है। इस तरह फिर देखेंगे ये वाला जो कंडक्टर है पी क्यू, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाय यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन। तो ये वाला कंडक्टर, तो ये वाला कंडक्टर, तो तमाम फोर्सेस का थोड़ा ठीक है ना व्यू लेंगे कि वो फोर्सेस नेट इफेक्ट क्या पैदा करेंगे इस करंट लूप पर। तो सिंपली हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक करंट लूप है से पी क्यू आर एस, इसमें करंट फ्लो हो रही है से आई, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि ये जो करंट लूप है हम आपको दिखा देंगे कि इस करंट लूप पर एक टॉर्क आ जाएगी, तो वही टॉर्क हमें एक्चुअली मालूम करनी है कि इस करंट लूप पर कितनी टॉर्क होगी। और बेसिकली आप ये भी याद रखेंगे कि यही बनेगा प्रिंसिपल किसका, शाबाश, गैल्वानोमीटर का लास्ट पर। तो इस चीज को हम कैसे डील करेंगे, इससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखिएगा, चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर क्लासरूम में। ये देखिए, ये आप मान लीजिए ये प्लेन है, ये कॉइल जिसको आप कॉइल बोलते हैं या जिसको आप लूप बोलते हैं, आप मान लीजिए कॉइल है, बिल्कुल इसी तरह रेक्टेंगुलर कॉइल है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ 4 कंडक्टर है, तो इसमें बीच में भी ये पूरा है ना, वो बीच में खाली है, तो लेकिन शक्ल में तो ये रेक्टेंगल है। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस प्लेन ऑफ द कॉइल। अब इस प्लेन ऑफ कॉइल की डायरेक्शन क्या है? अब आप कहेंगे सर ये तो एरिया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? लेकिन आपको याद होगा जब मैंने गॉसेस लॉ पढ़ाया आपको कि वहां पर फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज स्केलर है, लेकिन हमें कभी कभी स्केलर क्वांटिटी को भी डायरेक्शन देना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम उसको वेक्टर बना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि कुछ फिजिकल कॉन्सेप्ट उसको बेहतर समझने के लिए। तो इसी तरह अगर मुझे ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है, सर्टेनली इट इज एन एरिया, अगर मुझे इसका डायरेक्शन शो करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर डालूंगा एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट्स सरफेस। और ये जो यूनिट वेक्टर मैंने डाला है नॉर्मल टू इट्स सरफेस, तो अगर मैं आपको बताऊंगा इस प्लेन का डायरेक्शन क्या है, कॉइल, ये जो कॉइल का प्लेन है इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन शो करेगा यही यूनिट वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस बट ड्रॉन आउटवर्ड्स। लेकिन मैं यहाँ ये कंसेप्ट यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ सिंपल, मैं यहाँ पर, हालांकि ये भी आप यूज कर सकते हैं, किसी बुक पर यही यूज किया गया होगा कि इस प्लेन का डायरेक्शन देगा कौन, जब आप यूनिट वेक्टर ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस एंड ड्रॉन आउटवर्ड्स। तो आपने ऑलरेडी देखा है कि कैसे हम इन एरिया एलिमेंट्स का डायरेक्शन शो करते हैं बाय ड्राइंग ए यूनिट वेक्टर ऑन द सरफेस आउटवर्ड्स। तो यही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस प्लेन की डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन शो करता है। देखिए मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज नहीं करूँगा, मैं सिंपल कंसेप्ट यूज करूँगा। सिंपल कंसेप्ट कैसे मैं यूज करूँगा, दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल, पूरा ध्यान रखना, ये भी आप ले सकते हैं, दिस इज प्लेन ऑफ कॉइल, ओके। मैं कोई यूनिट वेक्टर वगैरह ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं इसका डायरेक्शन सीधे आपको दिखाऊंगा। इस कॉइल को मैंने रखा है, इस लूप को मैंने रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि आपने देख लिया कि इट इज शोन बाय इक्विडिस्टेंट सेट ऑफ पैरेलल, सो इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने देख लिया। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें यहाँ पर एक दीवार है, आप ये याद रखिए फॉर फर्दर रेफरेंसेस आल्सो। ये एक दीवार है और इसके अपोजिट में वो दीवार है ना। तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, वो साउथ पोल है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ फोर्स जो है वो स्टार्ट होती है
पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर। तो इस तरह मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और अप्रोच करती है साउथ पोल को। तो ये हमारा नॉर्थ पोल रहेगा, ये हमारा साउथ पोल रहेगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप याद रखिए, अगर मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ देर के बाद अरे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है हमारे इस रूम में, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए जैसे मैंने बोर्ड पर दिखा दिया उन लाइन्स के जरिए से मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप याद रखिए हमेशा के लिए, रेफरेंसेस के लिए, एग्जाम्पल की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है फ्रॉम दिस वाल टू दैट वाल, है ना। क्योंकि हमने मान लिया इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अगर इसका डायरेक्शन चेंज होगा फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा ही रहेगा। हाँ, अब एक कॉइल जो इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखी है, अब इस कॉइल की प्लेन की बात चलेगी, है पूरा ध्यान रखना। अब इस कॉइल का ये वाला ब्रेडथ है, ये भी इसका ब्रेडथ है, ये इसका लेंथ है, ये भी इसका लेंथ है। ये समझने वाली बात सिर्फ 2 मिनट के लिए है, बाकी ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसका रिजल्ट हम पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट से ही निकालेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस श्योरली, ठीक है ना। तो इसका जो प्लेन ऑफ कॉइल है ना, तो प्लेन ऑफ कॉइल क्योंकि अभी पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का है ना। तो लेट मी सपोज ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, चलो ये कॉइल जो है अभी इस वक्त प्लेन ऑफ कॉइल 0 डिग्री एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अभी कॉइल रोटेट होगी, अभी आप देखेंगे क्यों रोटेट हो जाएगी, क्योंकि इस पर कपल आएगा और कपल बॉडी को रोटेट करता है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि ये कॉइल रोटेट होगी। जब ये कॉइल रोटेट हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज, मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में, जब ये कॉइल, ये देखिए कॉइल रोटेट होगी, तो इसका मतलब है अभी प्लेन ऑफ कॉइल था पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल था बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री, ये देखिए पैरेलल था। अब ऐसे आ रहा है, ये देखिए अब वहां पर एक एंगल बन रहा है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब है अब एंगल चेंज हो रहा है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक। अभी ये 10 डिग्री बन रहा है, 20 डिग्री, 30, 40, अब ऐसे आ गया सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड की, तो अपनी डायरेक्शन है। अब प्लेन ऑफ कॉइल अभी ऐसे था तो एंगल 0 था, अब कॉइल रोटेट होगी तो प्लेन ऑफ कॉइल और इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो चेंज हो गया, 20, 30, 40, 50, 60। देन जब कॉइल ऐसे आ जाएगी तो प्लेन ऑफ कॉइल आ गया ना परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका 90 डिग्री का एंगल आ गया बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसके बाद फिर से अगर आप ऐसे करेंगे फिर चेंज हो जाएगा, फिर 180 डिग्री आ जाएगा वगैरह, फिर ये रोटेट ऐसे ही करेगा कॉइल। तो इसका मतलब है आप इस बात को जहन में रखिए कि जब मैं एंगल की बात यहाँ करूंगा, ये वाला एंगल जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ थीटा, दिस थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। ये देखिए प्लेन ऑफ कॉइल जो है इसके बीच में एंगल है, तो ये थीटा डेफिनेटली चेंज होगा जब आपका कॉइल रोटेट करेगा। तो इस वक्त कितना एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल? 0 डिग्री, जो प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल जा रहा है। तो जब ये कोई रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन, तो वहां देखिए ये इस एंगल की बात चलती है, ये जो प्रोडक्ट बना था उसके, तो यही आपको एंगल बताता है कि आपका कॉइल का प्लेन जो है वो कितना एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये देखिए, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 90 बन गया, फिर इसी तरह और बढ़ता जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, थीटा जो है इट गिव्स एक्चुअली एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। इसके बाद हम क्या प्रोसेस करेंगे, तो लेट मी सपोज ये आपका जो कॉइल जो कि रेक्टेंगुलर है, इसको आप करंट लूप भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप सिंपली एक कॉइल भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो अभी हम मानते हैं कि L ये इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉइल, लेंथ ऑफ कॉइल क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला, ये SP, यहाँ वहाँ RQ है ना, ये दोनों SP और RQ, ठीक है ना, ये दोनों हमने L के बनाए, लेंथ ऑफ कॉइल हमने मान लिया है। अब ब्रेडथ जो इस लूप की है वो मैं मानता हूँ B, जो कि यहाँ B जो है ना, यहाँ SR है, तो इसको हम ब्रेडथ B मानते हैं, B इट इज ब्रेडथ ऑफ लूप, ब्रेडथ ऑफ लूप। तो अगर मैं L इंटू B निकालूंगा मैथमेटिकली, ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ इंटू ब्रेडथ देगा इसका एरिया, तो मैं वो A से शो करता हूँ। तो जब भी आप A देखेंगे इस एक्सप्रेशन में, दैट इज एरिया ऑफ योर लूप, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चूंकि देखना है लूप पर कैसे टारक आ जाएगा। फिलहाल हम डायरेक्ट कैसे देखेंगे लूप पर टारक आ जाएगा, फिर हम सिंपली देखेंगे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, इफ वी हैव गॉट ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यही हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। व्हेन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, हाउ मच, गिवन बाय दैट एक्सप्रेशन I L क्रॉस B, है ना। अब ये जो हमारा लूप है, ये भी 4 कंडक्टर्स का बना हुआ है,
ये वाला कंडक्टर, फिर पी क्यू कंडक्टर, फिर क्यू आर कंडक्टर, फिर आर एस कंडक्टर। ओके, हम इन 4 कंडक्टर्स को इंडिविजुअली डील करेंगे, एक एक करके वो रिजल्ट यूज करेंगे चारों कंडक्टर्स के लिए। क्योंकि पहले हम कंडक्टर लेंगे पी क्यू। ओके, ये वाला कंडक्टर पी क्यू, इसका लेंथ क्या है बी, क्योंकि बराबर था आपको क्या है, वही इस कंडक्टर पी क्यू का लेंथ हो गया ना, अकेला पी क्यू कंडक्टर में लेता है। तो दिस इज कंडक्टर पी क्यू कैरिंग करंट आई। तो ये कंडक्टर है पी क्यू, इसमें करंट आई चल रही है। सो दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। हाउ मच? आई विल शो दैट बाय F1। आप इसको लिख सकते हैं, इट इज अ करंट, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर पी क्यू। पी क्यू कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आई विल शो इट बाय F1। So I will use that result, previous result जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, I that is current flowing in the conductor, L cross B length of conductor into cross, not into length of conductor cross magnetic field। तो length of conductor यहाँ कितनी है PQ, लेकिन PQ किसके बराबर है, B के बराबर है ना, that is B then cross magnetic field हमने यहाँ लिया क्या, शाबाश कैप्टन B ही। I will show it by equation 1। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अभी पिछला क्वेश्चन जो आपने पढ़ा उसमें देखा कि डायरेक्शन क्या होता है इस फोर्स का, क्या डायरेक्शन होता है, एल और बी दोनों पर परपेंडिकुलर, ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, तो दैट इज डिसाइडेड बाय दिस क्रॉस प्रोडक्ट है ना। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन लेंथ ऑफ कंडक्टर की। अब जो फोर्स होगा वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन यहाँ आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। फिर यहाँ पर मैं आपको यहाँ बात दिखाता हूँ, ये जो रेड पेन है, रेड वाला यहाँ, ये आप मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखिए मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये देखिए बीच में एंगल बन गया ये थीटा, ये डायरेक्शन है उस बी का, यानी पी क्यू कंडक्टर का ये डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स है इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ये देखिए, तो मैं ऐसे मानता हूँ थोड़ा, ये आपका बी है, ये आपका बी है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका ये पी क्यू है, ये वाला कंडक्टर, ये वाला, ये देखिए कुछ एंगल बन गया बीच में, ये देखिए। अब फोर्स जो है इस पर होगा, इस कंडक्टर पर, वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है, एल क्रॉस बी। ये जो फोर्स होगा एल और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ आपका ये बी है, ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो फोर्स है ये ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ये देखिए। अब मसला दोनों है, ये परपेंडिकुलर है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी, लेकिन फिलहाल मानते हैं फादर से का पैरेलल डाउनवर्ड है, लेकिन इन दोनों पर परपेंडिकुलर। लेकिन चूंकि बोर्ड पर मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप सिचुएशन को 3 डायमेंशन देखिए कैसे। सो एल और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है ना, तो लेट मी सपोज नीचे की जाए। अब मैं बोर्ड पर जो दिखाता हूँ वो मैं ऐसे दिखाता हूँ, लेट मी सपोज कि ये F1 जो है ये ऐसे, तो बिल्कुल इन पर नीचे की जाए परपेंडिकुलर है बोर्ड पर। क्योंकि बोर्ड पर समझना थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका कंडक्टर है वो पी क्यू, ये बीच में एंगल है। तो फोर्स जो होगा बिकॉज ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा है, एल और बी दोनों पर, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर, तो ये जो फोर्स F1 होगा ना, ये बिल्कुल ऐसे होगा दोनों पर परपेंडिकुलर। हाँ, ऊपर की जानिब भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लेट मी सपोज डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रही है कि ये डाउनवर्ड्स, जस्ट लाइक सो। ये मैंने दिखा दिया, मैग्नीट्यूड में ये फोर्स इतना होगा, डायरेक्शन उसका होगा। तो जाइए इसके अपोजिट वाले कंडक्टर, वो वाला SR। अब इस SR में कितनी करंट चल रही है, बिल्कुल आई, क्योंकि आई की करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो तमाम कंडक्टर्स में आई करंट चल रही है। अब ये वाला कंडक्टर जो है SR, इसमें भी करंट चल रही है, it is also placed in the same magnetic field, it will also experience force given by that expression, F equals, उसको मैं F2 नाम देता हूँ। So this is force experienced by conductor SR. I will show that force by F2. So that is what is that expression, I current flowing into length of conductor which is again B, तो SR का length भी B है, into magnetic field which is again B, है ना। तो सीधी बात है, I will call this as equation 2। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अरे वो भी परपेंडिकुलर होगी इन्हीं दो पर, जैसे ये परपेंडिकुलर थी इस मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ पर, तो इस पर जो फोर्स होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड पर और इस लेंथ SR पर, है ना। लेकिन श्योरली इस कंडक्टर और इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है। ये देखिए, जब यहाँ से करंट आएगी ना, ऐसे जाएगी अपोजिट पाथ में, तो इसमें देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट है उधर की जाए पी क्यू, उसमें देखिए RS में डायरेक्शन है इसकी रिवर्स, तो डेफिनेटली फोर्स तो यही होगा, मैग्नीट्यूड में तो ये फोर्स बराबर होगा क्योंकि तीनों क्वांटिटी सेम है, ये देखिए, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट होगा।
डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें रिवर्स है इसकी, तो इसलिए इस पर जो फोर्स होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ ऑफ कंडक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, बट डायरेक्टेड से, अगर ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स था तो ये डेफिनेटली डायरेक्टली इसके अपोजिट में होगा, अगर यही डाउनवर्ड्स होगा तो ये अपवर्ड्स होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कि इन दो कंडक्टर, अभी हमने सिर्फ दो कंडक्टर्स की बात की, हालांकि अभी दो कंडक्टर बचे हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो कंडक्टर्स है इन पर जो फोर्स आ गया ना, इन दो ब्रेड्थ्स पर, ब्रेड्थ वाले कंडक्टर्स पर, ये पीक्यू और ऐसा आता है, ये फोर्सेस जो दोनों F1 और F2 हैं ये मैग्नीट्यूड में बराबर है। देखिए यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी मैग्नीट्यूड में ये बराबर है। यानी इसका मतलब है अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो उस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स है। ये दो फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, शाबाश, डायरेक्शन में अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो जब दो फोर्सेस ऐसे एक्ट करते हैं दैट दे हैव गॉट सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव गॉट अपोजिट डायरेक्शन, देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, दे नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट, वो एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो बनाते हैं, नलिफाई करते हैं। तो इसलिए ये F2 और F1 फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो इसका मतलब है इन दो फोर्सेस का कोई असर नहीं रहेगा इस लूप पर, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर नोट करेंगे कि फ्रॉम द फिगर एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट द फोर्सेस F1 and F2 are equal in magnitude, opposite in direction, have got same line of action, so they nullify each other's effect. सिंपल बात है। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर फोर्स यहाँ की जानिब 10 न्यूटन है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन है ना, तो नेट फोर्स क्या है आपकी बॉडी पर? 0, because these forces are equal in magnitude, they are opposite in direction, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है, देखिए एक ही लाइन से एक्ट करते हैं, देखिए सेम लाइन से एक्ट करते हैं, दैट्स द नलिफाई। अगर ये सेम लाइन से एक्ट नहीं करते, अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट भी है, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, फिर ये नलिफाई नहीं करते एक दूसरे के इफेक्ट, सो दैट मींस दे नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट, दे मेक इफेक्ट 0, दैट इज कि इन दो फोर्सेस का कोई असर नहीं रहेगा आपके ऊपर। अच्छा, अब दो कंडक्टर जो और बचे हैं इनकी जानिब देखते हैं। तो पहला कंडक्टर जिसकी मैं बात करूंगा दैट इज PS, है ना। ये जो PS कंडक्टर है, तो अब ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें भी करंट आई चल रही, सही। अब दिस इज आल्सो करंट कैरिंग कंडक्टर, प्लेस इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स, हाउ मच इन दैट एक्सप्रेशन, उसका डायरेक्शन वगैरह देखेंगे। तो चलो मैं मानता हूं कि ये जो कंडक्टर है, दिस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F3, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, नाम क्या है? SP। SP कंडक्टर जो है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको मैं F3 लिखूंगा। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट फिर से यूज करता हूँ। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस फोर्स हाउ मच? करंट L क्रॉस B। तो ये जो कंडक्टर SP है, इसमें करंट I चल रही है, इसका लेंथ L ही है ना, ये हमने लिखा दिया यहाँ L, इट इज लेंथ ऑफ योर कॉइल दैट इज SP, और जो SP इसका लेंथ L ही है, एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B ही है ना। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, यहाँ इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। F3 जो है I, हाँ इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट को खोलिए, L क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ L, मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो थीटा क्या है फिर? थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन L एंड B, वही जो यहाँ पर एंगल आप दिखा रहे हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, ये थीटा जो हम शो करते हैं। सो आई विल शो इट बाय इक्वेशन 3। ओके, अब ये तो हमने निकाल दिया, बहुत आसान था क्योंकि हमने ऑलरेडी रिजल्ट निकाला प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसका मसला तो वही है ना। तो इस वक्त आपका कंडक्टर ये है, पूरा ध्यान रखना, ये जो लेंथ है आपके लूप की, यही आपका कंडक्टर है, ये है मैग्नेटिक फील्ड जो आप देख रहे हैं ना। तो ये जो फोर्स होगा यहाँ पर, फोर्स इस कंडक्टर पर किसी भी पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर होगा, किस किस पर? लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होता है ना ये फोर्स। अब ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, लेकिन बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब है ना। तो दैट विल डिसाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बताइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है व्हेन थीटा इज 90, और आप याद रखिए, ठीक है ना। सॉरी, मैं थीटा यहाँ पर ये थीटा जो है ये बढ़त बनाता है एंगल, ये बढ़त प्लेन ऑफ रूप बनाता है एंगल विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो थीटा होगा वो डेफिनेटली, मैं थीटा डायरेक्टली ये आपको कंफ्यूज करेगा, मैं यहाँ लिखूंगा 90 बाय बेट। अब आप कहेंगे सर ये जो कंडक्टर है ये लेंथ वाला है, ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा? यहाँ भी आपको थोड़ा लगता है 90 डिग्री एंगल बनाता है, कि मैं आपको फिर से, ठीक है ना, इस पर दिखाता हूँ।
आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की जानिब है? इस दीवार से उस दीवार की जानिब, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मुझे बताइए ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है जिसकी बात चलती है, ये इस वक्त इसकी बात चलती है या इसकी बात, दोनों लेंथ से क्या बनाता है इस वक्त? ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है ये क्या एंगल बनाता है? नेगेटिव। जरा देखिए लेंथ, मैंने प्लेन की बात नहीं की, लेंथ की बात, क्या देखिए लेंथ 90 डिग्री, ठीक है। अब एक कॉइल रोटेट होगी, ये देखिए कॉइल रोटेट होगी, मैं कॉइल के प्लेन की बात नहीं करता, ठीक है ना, मैं लेंथ की बात करता हूँ। अब फिर से देखिए लेंथ क्या एंगल बनाती है, ये जो लेंथ है ये क्या एंगल बनाती है मैग्नेट, फिर से 90 डिग्री। तो इसलिए जब ये कॉइल रोटेट हो जाएगी, नो डाउट कॉइल का प्लेन जो है इसका एंगल चेंज हो जाएगा विद द डायरेक्शन में, लेकिन कॉइल की लेंथ जो है, कॉइल की लेंथ दिस विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑलवेज। हियर एंगल इज 90 बिटवीन लेंथ एंड दैट। तो आप कॉइल को ऐसे करो, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी जानिब, फिर से देखो यहाँ एंगल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फिर से 90 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाई इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो बनेगा वो 90, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ 90 लिखा। मैंने थीटा नहीं, थीटा जो है ये प्लेन ऑफ कॉइल का एंगल बनाएगा विद द मैग्नेट, वो अलग से है ना। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है ये एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री, वही मैंने लिखा। तो इसलिए F3 आपका होगा दैट इज I, दैट इज L, दैट इज B, अब साइड में 90 होता है 1, इसका मतलब ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स होगा आपके कंडक्टर पर। सो दैट इज व्हाई इसी को मैं इक्वेशन 3 बोलूंगा, इसको नहीं लिखेंगे, ये हमें जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर SP, है ना, जिस कैरी करता है इतना फोर्स। लेकिन ये फोर्स जो है ये डेफिनेटली शबाय परपेंडिकुलर होगा किस किस पर? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर ऐसे परपेंडिकुलर हो गए, ऐसे। इस पॉइंट पर देखो, इस पर देखो, इस पर देखो, किसी भी पॉइंट पर इस लेंथ पर, चलो मैं मानता हूँ यहाँ ये देखिए तो परपेंडिकुलर होगा, है बट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, दैट विच इज सेट बाय राइट फ्रॉम लेफ्ट हैंड रूल, या सीधे आप क्रॉस प्रोडक्ट का रूल इस्तेमाल करो, सेकंड रूल वगैरह जैसे लगेगा। लेकिन बहरहाल एक बात तो सही है ना कि ये जो फोर्स होगा F3 ये उस मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ ऑफ कंडक्टर दोनों यानी बिल्कुल ऐसे होगा, क्योंकि ये पेन जो है दोनों पर लेंथ पर भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐसे ऐसे पर। लेकिन चूंकि बोर्ड पर मैं ऐसे नहीं ड्रा कर सकता हूँ, मैं ऐसे लाइन ड्रा नहीं कर सकता आपको फोर्स दिखाने के लिए, इसलिए आप याद रखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा टुवर्ड्स द रीडर, यानी जो लोग अगर आपकी कॉपी पर ये फिगर है तो आप चूंकि पढ़ रहे हैं तो आपकी जानिब डायरेक्टेड होगा ये फोर्स परपेंडिकुलर टू दैट नोड, है ना। तो इस तरह यहाँ फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू पीपल, ठीक है ना। लेकिन चूंकि बोर्ड पर मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ लाइन बाहर की जानिब, इसलिए मैं ये लाइन ऐसे ड्रा करूंगा, ये देखिए। इट इज योर F3, ओके, ये देखिए आप। लेकिन चूंकि मुझे एक्चुअली इस F3 को ऐसे ड्रा करना है, ऐसे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यानी बोर्ड पर परपेंडिकुलर मुझे दिखाना है, लेकिन चूंकि मैं 3 डायमेंशन में ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, इसलिए मैंने वहां दिखा दिया F3। लेकिन आप जहन में रखिए F3 एक्चुअली ऐसे है, ये बोर्ड पर परपेंडिकुलर हो गया इसका डायरेक्शन वगैरह। अब हम जाएंगे चौथी कंडक्टर की जाने, ये वाला कंडक्टर QR। अब इस कंडक्टर पर कितना, क्योंकि ये भी लेंथ है आपके लूप की, तो इस नाम क्या है इस कंडक्टर का? QR। तो QR पर जो फोर्स होगा, बिकॉज इट इज आल्सो ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इस पर जो फोर्स होगा आई कॉल दैट F4, दैट विल अगेन बी इक्वल टू, अभी मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, I L क्रॉस B। ये होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें भी करंट आई जा रही है, इसका लेंथ दिया है QR का, ये भी इसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पर भी इतना फोर्स होगा, इतना फोर्स होगा। तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा इस पर फोर्स होगा यही IL, ये दोनों पर फोर्स सेम होगा। लेकिन एक बात तो श्योर है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट तो दो कंडक्टर्स में रिवर्स है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की जानिब और जब वहां करंट हो जाएगी इसमें ऊपर की जानिब, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स यू पीपल तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर ही बोर्ड पर, लेकिन अवे फ्रॉम जस्ट लाइक दैट। तो वो मैं लिखूंगा F4 और उसको मैं दिखाऊंगा F4 को ऐसे, थोड़ा ऐसे पता चलता है ना, F3 हमने यहाँ दिखा दिया, F4 ऊपर की जाए, पता चला कि ये F3 परपेंडिकुलर है बोर्ड पर, यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पर, टुवर्ड्स यू पीपल, वो भी परपेंडिकुलर है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पर, बट अवे फ्रॉम यू पीपल जस्ट लाइक दैट। तो क्या आप समझते हैं F3 और F4 के बारे में? ये देखिए इक्वेशन 3 और 4, ये फोर्स भी मैग्नीट्यूड में बराबर है, IL दोनों मैग्नीट्यूड, जैसे वो पहले जो फोर्स थे ये F1 और F2 है, ये भी डायरेक्शन में अपोजिट है। क्यों? ये F3 फोर्स आपकी जानिब डायरेक्टेड है और F4 आपसे अवे डायरेक्टेड है। तो ये दो फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। मैं लिखाऊंगा थोड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में बराबर है। एग्जाम्पल 10 न्यूटन डायरेक्शन में अपोजिट है ना, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये नहीं एक ही लाइन से एक्ट करते हैं, दे नलिफाई ईच अदर। यही दो फोर्सेस अगर यहाँ पर होंगे, ये देखिए लॉग ऑफ वुड, लेट मी सपोज यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पर भी एक फोर्स है 10 न्यूटन। ये जो लॉग ऑफ वुड है, क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं, है ना। हाँ, या क्या नेट इफेक्ट फोर्स का जीरो होगा? है ना, नहीं ना, क्योंकि ये दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है, बिल्कुल उस तरह, ये भी 10 वो भी 10, डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये इधर वो उधर, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। यहाँ लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी ये वाला फोर्स इस लाइन से एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स इस लाइन से एक्ट कर रहा है, दे हैव गॉट डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। तो ऐसे फोर्सेस जो है ये कपल बनाते हैं, और कपल की खुसूसियत क्या होती है? ये इस बॉडी को रोटेट करती है। तो याद रखिए कि अगर फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो नलिफाई, कोई कपल वगैरह वो नहीं बना है। लेकिन अगर फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, फिर ये कपल बनाते हैं। और कपल क्या करता है? बॉडी को रोटेट करता है। कितना रोटेट करेगा? ये डिपेंड करता है इस कपल की टॉर्क पर। दैट्स व्हाई जब कपल बन गया तो साथ में होगा टॉर्क। वो टॉर्क हम टाउ से डिनोट करते हैं, याद रखना। टॉर्क किसके बराबर होती है? ईदर फोर्स, इन दो फोर्सेस में से एक, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, एक फोर्स। यहाँ एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अभी मैंने नहीं निकाला, ठीक है। ईदर फोर्स इनटू, याद रखना मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? मनी डिस्टेंस क्या है? मनी वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, याद रखना। तो यहाँ पर क्योंकि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कभी कभी ये नहीं होगा, कभी दूसरा आपको ढूंढना पड़ेगा, याद रखिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, लेट मी सपोज दिस इज एल, तो जब आप ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यू गेट द टॉर्क। तो सिमिलर बात यहाँ पर आपके आ जाएगी। ये जो आपका कॉइल है ना, आपका जो कॉइल है, आपका जो इस पर 4 फोर्सेस है, लेकिन F1 और F2 ने नलिफाई किया ईच अदर इफेक्ट, इनका कोई असर नहीं रहेगा। लेकिन जब जो दो फोर्सेस बच गए, F3 और F4, ये फोर्सेस अगर हम यहाँ पर देखेंगे अलग से, यहाँ पर दिखाने की आप कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपको फिगर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपका प्लेन है कॉइल का, है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये है थीटा, ओके। इस पर फोर्स आ रहा है, इस पॉइंट पर शाबाश, वो वाला फोर्स F4 परपेंडिकुलर अंदर की जानिब, चूंकि मैं बोर्ड को होल नहीं कर सकता अंदर की जानिब डालने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया है। तो श्योरली ये F4 और यहाँ जो F3 है ना, ये बिल्कुल अपोजिटली डायरेक्टेड है ना, इसलिए मैंने दिखा दिया वो उधर की जानिब, ये इधर की जानिब, ओके। अच्छा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं अगर देखूँ, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है उस फोर्स की, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये, so they were different, they are equal in magnitude, they are opposing direction, the lines of action are different, so they will form a couple। इसका मतलब है कि इस ये जो आपका करंट लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर एक कपल बनेगा, है ना। अब एक कपल क्या करेगा? जब आप इस आपकी कॉइल को रोटेट करेगा। सो आप ये याद भी रखिए आप कि व्हेन ए करंट लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है, ये जो करंट लूप है ये रोटेट करना शुरू करेगा। व्हाई? क्योंकि इस पर कपल आ जाएगा, कपल जो है ये बॉडी को रोटेट करता है। अब ये जो इस पर कपल आ गया, कितना बॉडी को कितना आपके इस लूप को ज्यादा करेगा काम, ये डिपेंड करेगा इस कपल की टॉर्क पर। दैट्स व्हाई हमें एक्चुअली अब आगे जाके टॉर्क निकालने की कितनी टॉर्क, कपल तो बन गया यहाँ पर हमने देख लिया है, अब टॉर्क कितना होगा इस कपल का, ये टॉर्क कितना होगा लूप पर, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने ये फिगर बना दी यहाँ पर। आप मुझे बताएंगे ये डिस्टेंस कितनी है, ये है ये वाला लाइन, ये तो ये एक्चुअली आपकी लूप का ब्रेडथ है ना, दिस इज योर बी, ओके, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि इस लूप का जो यहाँ पर, ठीक है ना, इस लूप पर जो अब टॉर्क होगी, वो टॉर्क कितनी होगी? ईदर फोर्स F3 और F4 कितना है? ILB। चलो मैं लिखूंगा दो में से एक, ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। व्हाट इज दैट? दैट इजंट B। B तो डिस्टेंस है F3 और F4, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप देखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा A, फिर ये B, फिर ये C। तो अगर आप देखेंगे दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट्स AB। तो AB डिस्टेंस एक्चुअली मुझे यहाँ चाहिए।
न कि ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि AC डिस्टेंस भी है फोर्सेस के बीच, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है AB। तो अब इस AB को मुझे ठीक है ना सॉल्व करें, ये कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल से मैं cos थीटा निकालता हूँ, है ना। तो cos थीटा क्या मिलेगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर नहीं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के अपोजिट में जो BC है ये परपेंडिकुलर बन गया। अब बेस इसका है AB, है ना। सो दिस इज AB, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका AC बनेगा, एंड दैट इक्वल्स B, ये ब्रेडथ है आपकी कॉइल का। और जब आप क्रॉस लगाएंगे यू विल गेट AB, जो कि मुझे निकालना है। AB आपको मिलेगा B cos थीटा, क्योंकि अब ये चीजें आपको आज AB आपको नहीं दिया गया होगा, आपको ब्रेडथ दी होगी आपके लूप की, आपको थीटा दिया गया होगा, एंगल बिटवीन शाबाश प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, दैट इज मैंने AB को तब्दील किया इसमें B cos थीटा में। मैं लिखूंगा टॉर्क जो मेरी इस कॉइल पर होगी वो होगी IL B। तो अब इस AB के बदले में लिखूंगा B cos थीटा, दैट इज B एंड cos थीटा। तो मिल गई टॉर्क जो कि हमें निकालनी थी एक्चुअली। जो टॉर्क होगी मेरी इस लूप पर, दैट इज I, दैट इज L, सॉरी IB, मैंने लिखा ये I ये B, जो दो चीजें बच गई ये L और ये B। दिस इज लेंथ ऑफ लूप, दिस इज ब्रेडथ ऑफ लूप, लेंथ इनटू ब्रेडथ, इट विल गिव मी एरिया ऑफ द लूप। तो इसके बदले में लिखूंगा कैपिटल A है, फिर बच गया cos थीटा, है ना। तो ये है टॉर्क आपकी कॉइल पर। लेकिन ये जो आपकी कॉइल है इसमें मैंने रेक्टेंगुलर एक टर्न ले, जैसे आपकी कॉइल घर में होती है ना, ये जो वाली कॉइल इसमें सर्कुलर लूप होता है ना, एक सर्कुलर लूप, इसके पीछे एक और टर्न, एक और टर्न, एक और टर्न, तो बहुत सारी टर्न्स भी हो सकती है आपकी कॉइल। तो जैसे वहां पर सर्कुलर टर्न्स है तो यहाँ पर हो सकती है रेक्टेंगुलर टर्न्स। ये एक रेक्टेंगुलर टर्न है जो आपको नजर आती है, एक रेक्टेंगुलर टर्न, इसके पीछे एक और टर्न हो सकती है, इसके पीछे एक और टर्न। तो अगर एक कॉइल है इसमें बहुत सारी टर्न्स हो सकती है। सो लेट मी सपोज ये एक कॉइल के साथ टॉर्क, एक टर्न के साथ रेक्टेंगुलर टर्न, तो अगर आपकी इस कॉइल में n टर्न्स है तो फिर टॉर्क होगा n टाइम्स दिस, है ना। तो टॉर्क के लिए अब मैं थोड़ा एक ऑर्डर में लिखूंगा, इससे आपको याद रहेगा। ये ऐसे मिलते हैं n, फिर लिखते हैं B, लिखते हैं I, N B I A cos थीटा, इसे याद रहता है, वरना वैसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए करंट लूप व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा इस करंट लूप को जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अगर सिंपल कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में, अकेला कंडक्टर, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर करंट लूप है, करंट कैरिंग करंट लूप है ना, एक कंडक्टर में, एक मैग्नेटिक फील्ड में, सो वो लूप जो है वो सिंपल फोर्स नहीं बल्कि टॉर्क उस पर एक्ट होती है, NBI cos। और ये टॉर्क क्या करेगी, ये आपकी इस कॉइल को रोटेट करेगी। दैट्स व्हाई व्हेन यू प्लेस ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट बिगिंस टू रोटेट, रोटेट हो जाती है। तो यही आगे जाके फिर उसको बढ़ेगा हमारे गैल्वेनोमीटर का, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब इस पर बात करेंगे, क्योंकि अब NBI ये सभी चीजें कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब आपकी कॉइल रोटेट हो जाएगी तो एंगल थीटा है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंज होगा। तो जब ये चेंज होगा तो आपका टॉर्क चेंज होगा। अब आपका टॉर्क कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, ये डिपेंड करेगा cos थीटा के वैल्यू। इफ cos थीटा है व्हाट 0 वैल्यू, दैट इज मिनिमम, तो आपका टॉर्क मिनिमम। इफ cos थीटा है व्हाट मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 1, तो आपका टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा। तो कब आएगा मिनिमम, इफ थीटा इज 90 डिग्री। लेकिन फिजिकली मुझे बताइए थीटा 90 का क्या मतलब है। दैट्स व्हाई मैंने आपको पहले समझाया कि प्लेन ऑफ कॉइल, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये दिस प्लेन ऑफ कॉइल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस दीवार से इस दीवार। दिस इज व्हाट यू मीन बाय व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 0 डिग्री। प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल है। तो इस वक्त ये सिचुएशन में डिस्कस नहीं, मैं ये सिचुएशन डिस्कस करता हूं, ये सिचुएशन। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, आपका प्लेन जो है ये 90 डिग्री पर आ गया है, डायरेक्शन मैग्नेटिक। तो इस वक्त थीटा जो है 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब है व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही बात मैं यहाँ करता हूँ। इफ थीटा इज 90 डिग्री, चलो ऊपर दिखाते हैं। इफ थीटा इज 90 डिग्री, फिजिकल मीनिंग इसका, प्लेन ऑफ कॉइल इज शाबाश परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, शाबाश। तो फिर एक्सप्रेशन ए क्या बनेगी, यानी कितना टॉर्क होगा इस वक्त, टॉर्क होगा N
BIA cos 90. So what is cos 90? 0. जब cos 90 0 है तो ये 0 बनेगा, तो टार्क होगा 0, दैट इज मिनिमम। तो इस वक्त आपकी कॉइल पर मिनिमम टार्क होगा। तो जब आपकी कॉइल का प्लेन जो है, ये प्लेन जब ये परपेंडिकुलर रहता है मैग्नेटिक फील्ड को, इस वक्त इस कॉइल पर जो टार्क होता है वो मिनिमम होता है, वो 0 के बराबर होता है ना। मैक्सिमम कब होगा? थीटा तो बहुत वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम तब होगा ना जब आपका cos थीटा का वैल्यू माना जाए, जो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू माना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब माना जाएगा? व्हेन थीटा इज 0। सो वो दूसरा केस बनेगा हमारा इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो उस वक्त थीटा 0 का क्या मतलब है? ये मतलब बेसिकली ये कि आपकी कॉइल का प्लेन जो है दैट गोज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैं लिखूंगा ये, इफ थीटा इज 0 डिग्री मींस प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश। इस वक्त थीटा जब 0 है टार्क कितना होगा? फ्रॉम इक्वेशन ए NBIA cos 0, cos 0 क्या बनेगा? 1। तो टार्क होगा उस वक्त NBIA, मैं नहीं लिखूंगा आप ये, क्योंकि ये बनेगा cos 0 होगा 1 तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपकी टार्क इस वक्त आएगी मैक्सिमम। cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम टार्क होगी तब आपकी कॉइल का when the plane of the coil goes parallel to magnetic field, और वो मैक्सिमम टार्क होगी NBIA। So this is how you can calculate torque on a current carrying conductor and place it in a magnetic field। तो आप इसको लिखिए कि ये जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो यही प्रिंसिपल बनता है किसका? शाबाश, प्रिंसिपल ऑफ दिस गैल्वानोमीटर। हो सकता है आगे हमें गैल्वानोमीटर पढ़ना होगा, तो जो नंबर की प्रिंसिपल की बात करूँगा गैल्वानोमीटर की, तो यही प्रिंसिपल बनेगा उसका। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है गैल्वानोमीटर। किस प्रिंसिपल पर? That when a current loop is placed in a magnetic field, current coil is placed in a magnetic field, it experiences torque। तो ये बनेगा प्रिंसिपल आपके